किसान ने आती हुई गाड़ी की आवाज़ को सुना और रुक गया। एक अकेली कूड़ हल रेखा खेत के दूसरे सिरे पर जाकर ढलान में विलीन हो गई थी। इसी ढलान की समाप्ति पर रेल की पटरी थी। सेना से अवकाश पाने के बाद एक रेलगाड़ी उसे बुलंदशहर से अपने पैतृक गांव बैदपुरा में ले आई थी। रेल के खचाखच भरे हुए डिब्बों की स्मृति के बावजूद रेल उसे अब भी प्रगति का प्रतीक प्रतीत होती थी। ये लोगों को विभिन्न स्थानों पर ले जाती थी। जय दयाल सिंह के लिए, जो अब अपनी भूमि के टुकड़े पर बस गया था, गाड़ी ही उसके यौवन की एकमात्र याद थी और उस संसार की भी जो उसकी जमीन के छोटे से टुकड़े के पार बसा हुआ था। दोस्तों, गाड़ी अब निकट आ गई थी। वो पास ही खेलते हुए अपने छोटे बच्चे की ओर मुड़ा, उसे बाजुओं में लिया और कंधे पर बिठा लिया। गाड़ी देखते हो, ये कथन अधिक था, प्रश्न कम। बच्चे ने उत्तेजित होकर गाड़ी की सीटी की नकल की। वे मोटर गाड़ियां देखते हो, उन्हें जीप कहते हैं। उनका सेना में प्रयोग होता है। वे कभी उनमें कप्तान के साथ बैठे थे। कप्तान वो व्यक्ति होता है जिसे हर कोई सैल्यूट मारता है। दूर जाती हुई गाड़ी की गड़गड़ाहट कम होती गई, किंतु जय दयाल सूनी आंखों से उसी ओर देखता रहा, मानो वो उस भविष्य की ओर देख रहा हो जिसमें उसके कंधे पर बैठे बालक को सैनिक सैल्यूट कर रहे हैं। अचानक बिना किसी कारण के उसका हाथ भी सैल्यूट के लिए ऊपर उठ गया। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है राकेश पवार। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूं, क्या उसी छोटे बालक से शुरू करूं जिसे सर्दियों ने वर्षों तक नींद से वंचित रखा, अतः जो रात को गर्माहट के लिए भैंसों से सटकर सोता था, अथवा उस युवक से आरंभ करूं जिसने पहनने के लिए कमीज न होने के कारण एनसीसी की वर्दी पहन ली थी, अथवा उस दिन से शुरू करूं जब अपने फटे कपड़ों के कारण उसे स्कूल के 1500 छात्रों के सामने एक सदाशयी प्रधानाचार्य से बातें सुननी पड़ी थी। दोस्तों, जितना अधिक मैं सोचता हूं, उतनी अधिक दुखद घटनाएं समय के धुंधलके से निकलकर मेरे स्मृति पटल पर तेजी से उभरने लगती हैं। दोस्तों, अतः मैं बिल्कुल आरंभ से ही शुरू करता हूं। दोस्तों, वो नहीं जानता कि वो कब पैदा हुआ था, क्योंकि इस घटना को इतना आवश्यक नहीं समझा गया कि इसका रिकॉर्ड रखा जाता। बाद में जब वो बड़ा हुआ तो अपनी निर्धन पृष्ठभूमि के कारण माँ से अपने जन्म के बारे में पूछने से सदा झिझकता रहा। भारत में माताएं ऐसे विषयों पर बच्चों से कभी बातें नहीं करती। दोस्तों, 10वें वर्ष तक उसका जीवन एक ऐसे संतोष से भरा रहा जिसका अनुभव केवल ग्रामीण बच्चे ही करते हैं। वो गांव के तालाब में तैरते थे, खेतों में खेलते थे, जहां वो सभी अपने माँ बाप के लिए दोपहर का खाना लेकर जाते थे तथा प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। और अचानक उनका छोटा सा देहाती संसार उजड़ गया। पिताजी चल बसे। रेलगाड़ियां उनके लिए सदा आकर्षण का केंद्र रही। उनके पिता, जो सेना से अवकाश प्राप्त हवलदार थे, उनकी ओर संकेत कर कहा करते थे, बेटा तुम एक दिन ऐसी ही गाड़ी में सवार हो खुले संसार में निकल पड़ोगे। उन्होंने कितनी ही कोशिश की, किंतु उन्हें रेल से यात्रा करने का कभी अवसर नहीं मिला। हाँ, जब एक मालगाड़ी सिग्नल पर आकर रुक गई थी तो वे अपने दोस्तों के साथ उस पर चढ़ते उतरते रहे जब तक वो चल नहीं पड़ी। किंतु इस बार उन्हें लगा कि अब रेल में बैठने का मौका मिलेगा। जब उनके चचेरे भाई नत्थी सिंह ने, जिसकी दिल्ली में डेयरी थी, उनकी माँ से इस बात की आज्ञा मांगी कि वो उन्हें दिल्ली ले जाएं और वहाँ एक स्कूल में एडमिशन करवा दें। दोस्तों,
ज्यों ही वे रेल के डिब्बे में घुसे, उन्हें लगा मानो जिंदगी दौड़ने लगी हो। सभी कुछ तेजी से पीछे की ओर भागता दिखाई पड़ा। वे बिजली के खंभे गिरने लगा, किंतु थककर उन्हें छोड़ दिया। वे सुख की नींद सो गए। उस समय वे नहीं जानते थे कि आने वाले कितने ही वर्षों में प्रयास करने पर भी वे सो नहीं पाएंगे, यद्यपि ना सो पाने के कारण अलग होंगे। दोस्तों, जैसी दिल्ली की कल्पना उनके मन में थी, वो वैसी नहीं थी। वो थी निर्मोही, निरासक्त। उन्होंने देखा कि उनका चचेरा भाई शौकीन मिजाज है, उसकी आय कम और खर्च ज़्यादा है। यही कारण था कि उसका नौकर, जो उसकी डेयरी में काम करता था, विवश होकर उसका साथ छोड़ गया। दोस्तों, उसके चले जाने पर डेयरी का दैनिक कामकाज छोटी आयु में ही उनके कंधे पर आ पड़ा। 112 गुरुद्वारा रकाबगंज सड़क पर स्थित डेयरी में जीवन क्रिया तड़के ही आरंभ हो जाती। उन्हें उसकी आदत थी, क्योंकि पिताजी का ये दृढ़ विश्वास था, जल्दी उठने से धन का न सही स्वास्थ्य का लाभ अवश्य होता है। किंतु यहाँ तो पिताजी के उठने के समय से भी पहले उठना पड़ता था, और यहाँ उस स्नेह का भी अभाव था जो पिताजी से मिलता था। दोस्तों, भारत में प्रातः 4 बजे का समय अनोखा माना जाता है। वास्तव में ये प्रभु स्मरण का समय है। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, समीपवर्ती गुरुद्वारे से गुरुवाणी के पाठ का स्वर तथा मस्जिदों में आमरिकों की प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हुई मुल्ला की अजान की गूंज, ये सभी भारतीय समाज की संरचना का अभिन्न अंग है। वे उठते ही डेयरी में रोजमर्रा का काम शुरू कर देते थे। भैंसों को दुहने के बाद वे बाल्टियां उठाकर आसपास दूध देने के लिए चल पड़ते थे। कभी कभी उत्सवों पर नत्थी काफी दूरी पर स्थित अकबर रोड के बंगलों पर, जिन्हें वो सदा कोठियों के नाम से पुकारता था, दूध पहुंचाने का ऑर्डर ले आता था। दोस्तों, दिल्ली में सर्दी गरीबी की तरह ही कठोर होती है। बर्फीली शरद ऋतु का नवंबर हर बार उन्हें प्राय सुन कर देता था, और मार्च के आने पर ही कुछ राहत मिलती थी। डेयरी के, जिसे तबेला कहना अधिक उपयुक्त होगा, फर्श पर रात को लेटे हुए उन्हें उस सर्दी का और भी अधिक एहसास होता था। वे ठंड से बचने के लिए भैंसों से सटकर सोते थे। दोस्तों, सर्दियों में जब वर्षा होती थी तो कीचड़ और गोबर मिलकर दलदल बन जाते थे, और वो सारी रात सुबह होने की प्रतीक्षा में बैठकर गुजारते थे। कभी कभी उन्हें पिताजी की याद आती थी, और वे उनके चले जाने के बाद दुनिया में जीवित रहने के लिए अपने आप को कोसते रहते थे। यहाँ ना तो कोई संवेदना थी, न सौहार्द, न स्नेह। उनकी जिंदगी एक मशीन बनकर रह गई थी। दोस्तों, चारा तैयार करना, भैंसों का दूध निकालना और उसे बेचना, इस पर स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जाता था, और ये जले पर नमक छिड़कने के समान था। लोग दूसरों को ऊपर उठाने की बजाय उनकी गरीबी पर हंसते क्यों हैं? क्या गरीब घर में जन्म लेने के लिए उन्होंने उसे स्वयं चुना था? क्या आदमी उस धर्म, संप्रदाय अथवा समाज के वर्ग के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्तों, जिसमें वो जन्म लेता है, एक दिन उनके फटे पुराने कपड़े डीएवी स्कूल बेयर रोड में आकर्षण का केंद्र बन गए। प्रिंसिपल महोदय एक सदाशयी व्यक्ति थे, किंतु उन्होंने 1500 छात्रों के समक्ष उनकी ओर संकेत करते हुए कहा, फटे कपड़े छात्रों को शोभा नहीं देते। उन्हें उनके दृष्टिकोण पर केवल दुख हुआ। साहस बटोरते हुए उन्होंने कहा, छात्र पढ़ता इसलिए है कि वो कमा सके और मांगने की बजाय स्वयं कपड़े खरीद सके। मुझे अफसोस है कि मेरे कपड़े के कारण आपको शर्म आ रही है। ये कहकर वो बच्चा राजेश पायलट वहां से भाग गया
और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि स्कूल में कभी नहीं लौटेगा। पिताजी का देहांत हो गया था, माँ विधवा थी, वो घर में सबसे बड़ा था, उनकी 3 बहनें और एक छोटा भाई था। पारिवारिक संबंधों ने नत्थी सिंह को उन्हें दिल्ली लाने के लिए प्रेरित किया था, जहां स्कूल में उपहास से उनके मन को गहरी चोट लगी। इस सर्दी की रात को वर्षा का कीचड़ उनके आंसुओं से और भी अधिक गीला हो उठा था। अगली प्रात जब वे भैंसों को दूह रहे थे, उनके पीछे से एक पदचाप सुनी। मुड़कर देखा तो प्रधानाचार्य खड़े थे। दोस्तों, उन्होंने अभिवादन किया। वो बोले, प्रातः भ्रमण को जा रहा था, जानते हुए कि तुम यहाँ रहते हो, ये देखने चला आया कि तुम सुबह जल्दी उठते हो या देर से। लौटते समय वो एक छोटा सा पार्सल छोड़ गए। दूध बांटने के बाद उन्होंने उसे खोला और देखा कि उसमें एक एनसीसी की वर्दी थी, उसमें एक पर्चा भी था। लिखा था, मेरी पृष्ठभूमि भी वैसी ही है जैसी तुम्हारी, हम चीजें मांग कर नहीं लेते, किंतु तुम अब नेशनल कैडेट कोर के सदस्य हो और इस वर्दी पर तुम्हारा हक है, इस पर गर्व करो मेरे बेटे और स्कूल अवश्य आना। दोस्तों, राजेश पायलट के लिए ये घटना असामान्य थी। इस घटना ने उनके हृदय को छू लिया। पिताजी सदा कर्म में विश्वास करते थे तथा ये घटना उसी का प्रमाण थी। इस घटना के बाद पुस्तकें उन्हें अच्छी लगने लगी तो उन्होंने म्युनिसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला ले लिया। उन्होंने विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम को चुना, जिससे उन्हें पुनः उपहास का पात्र बनना पड़ा, किंतु 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते हुए उन्होंने अपने आप को दृढ़ बना लिया था और उपहास के विरुद्ध अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। एनसीसी ने पिताजी की उन यादों को ताजा कर दिया जब वे सेना की बातें करते थे और चाहते थे कि वे बड़े होकर एक दिन सेना का कप्तान बने। यद्यपि वे 10वीं कक्षा में थे, उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में आवेदन पत्र दे दिया। उनके लिए परीक्षा शुल्क के 37.5 रुपये जुटाना बहुत बड़ा काम था। जब उन्होंने किसी तरह इसकी व्यवस्था कर ली तो रास्ते में एक और बड़ी बाधा आ खड़ी हुई। उनके कागजों पर किसी अधिकारी का हस्ताक्षर आवश्यक था। साउथ ब्लॉक के निकट उन्होंने कार को रोकने का यत्न किया। जब एक गाड़ी रुकी तो उसमें बैठे व्यक्ति से उन्होंने कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रार्थना की। दोस्तों, रीमा ऊट और वेटनरी कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल पीएल नेगी एक दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने उन्हें गाड़ी में बिठाया, अपने कार्यालय ले गए, कागजों पर हस्ताक्षर किए तथा उनका मार्गदर्शन करने का वायदा किया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा था। दोस्तों, तत्पश्चात वे नियमित रूप से तालकटोरा स्टेडियम जाने लगे। दोस्तों, महत्वाकांक्षा उपलब्धि के लिए ईंधन का काम करती है, ये उसके निकट ले जाती है, किंतु केवल महत्वाकांक्षा से काम नहीं चलता। वे रक्षा एकेडमी में दाखिले की परीक्षा में सफल रहे। असफलता से भी कभी कभी प्रोत्साहन मिलता है। वे ताल कटोरा रोड के चौराहे पर सड़क की बत्तियों के प्रकाश में दत्तचित्त होकर पुस्तकें पढ़ने लगे। अब उनके घर वाले आग्रह करने लगे कि वे विवाह कर लें, किंतु उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने प्रगति के मार्ग पर उस स्थान तक पहुंचने का निश्चय कर लिया था जहां खेती करने वाले को अपनी जमीन बेचनी नहीं पड़ती। दोस्तों, जब वे उच्च माध्यमिक कक्षा में थे तो एक एयरमैन की नौकरी के लिए चुन लिया गया। इस चुनाव का सभी ने स्वागत किया, विशेषकर नत्थी सिंह ने, जिसने सोचा कि 100 रुपये की वृत्ति काफी काम आएगी। दूसरों की डांट फटकार तथा प्रत्यारोपों के बावजूद उन्होंने ना कर दी। वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे के लिए उपलब्धि का मतलब ये है कि वो अपने माता पिता, विशेषकर अपने स्वर्गीय पिता के स्वप्न को साकार करे। वे अपनी पुस्तकों में और भी अधिक उत्साह के साथ जुट गए। ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षों से
घनीभूत क्रोध एवं अपमान के कारण उनका परिश्रम अधिक हो उठा था। हुकुम सिंह नामक एक छात्र ने, जो दरियागंज में रहते थे, उन्हें भौतिक एवं गणित पढ़ाने का वचन दिया। तो दोस्तों, दरअसल हायर सेकेंडरी पास करने के बाद राजेश पायलट भी मेरठ चले गए, क्योंकि अंकों के कम होने के कारण उन्हें दिल्ली के किसी कॉलेज में भी प्रवेश नहीं मिल सकता था। उनके अपने गांव के प्रीतम सिंह की सहायता से जेवी कॉलेज बड़ौत में दाखिला ले लिया। प्रीतम सिंह एमए थे तथा जनपद पर एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में काम करते थे, किंतु हुकुम सिंह उन्हें मेरठ में प्रवेश पाने के लिए परामर्श देते रहे। वे ऐसे व्यक्ति के परामर्श की अपेक्षा नहीं कर सके जिसने उन्हें हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए पढ़ाया था। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इससे आगे की घटना सेकेंड एपिसोड में हम आपको बताएंगे। नमस्कार।